हेलो एवरीवन। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ साइंस में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे क्लास 10th जो पहला चैप्टर है साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण हैं उसमें जो मुख्य रूप से जो चीजें अपने काम में आने वाली हैं, जो कल के पेपर में पूछी जाने वाली हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो लेकिन अपन उससे पढ़ने से पहले अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर सूत्र निर्माण समझते हैं। मतलब आप लोग समझेंगे कि अपन किसी भी चीज का जो केमिकल नाम यदि अपन को दिया गया है तो उसका अपन सूत्र कैसे लिख पाएंगे, केमिकल फॉर्मूला यानी कि जो उसका रासायनिक सूत्र होगा वह किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में अपन समझते हैं। तो उसको समझने से लिए फॉर्मूला निर्माण समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। लिखा क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों तथा समूहों के नाम लिखे हैं, सूत्र लिखा है एवं उन पर क्या लिखा है, चार्ज लिखा है। एक बार अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन फॉर्मूला निर्माण समझाएंगे। सल्फेट के बोलेंगे SO4 2- चार्ज होगा, कार्बोनेट को CO3 बोलेंगे 2- चार्ज होगा, नाइट्रेट को NO3 बोलेंगे माइनस का 1 चार्ज होगा, और हाइड्रोक्साइड को OH बोलेंगे जिस पर माइनस का 1 चार्ज होगा। अब प्लस के 1 चार्ज वाले देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, सोडियम Na है, पोटेशियम K है, ये प्लस के 1 वाले चार्ज है। और यहाँ पर आप देखोगे सिल्वर यानी कि जो Ag चांदी जो होता है उस पर भी प्लस का कितना चार्ज रहेगा, 1 रहेगा। प्लस के 2 चार्ज वालों की बात करें तो बेरियम हो गया आपका Ba 2+ चार्ज होगा, मैग्नीशियम Mg 2+ चार्ज होगा, कैल्शियम Ca 2+ चार्ज होगा, जिंक Zn 2+ चार्ज होगा। ठीक है। और यहाँ पर लेड जो होता है Pb जिसे अपन प्लम्बम या सीसा बोलते हैं उस पर भी Pb 2+ चार्ज, कॉपर Cu पर भी 2+। अब 3+ की बात करें तो दो चीजें याद रखनी है 3+ में आपको, कौन कौन सी, आयरन याद रखना है Fe3+ और एल्यूमिनियम याद रखना है Al3+। -1 की बात करें तो -1 में याद रखेंगे अपन क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1 और ऑक्सीजन पे याद रखेंगे अपन -2। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जिससे आपको याद कर लेना है। इनको थोड़ी सी देर में 2 मिनट लगेंगे, याद करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब अपन से जैसे मान लीजिए कोई भी, अब मैंने कुछ फॉर्मूला लिख दिए हैं, जैसे जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, लेड सल्फेट है, लेड नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, आयरन सल्फेट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। इनके अपन फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं। अब जब आप इतने बना पाओगे ना तो मैं आपको कुछ नाम और दूंगा बनाने के लिए, उनको आप अपनी खुशी से बनाइएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जिंक सल्फेट, फॉर्मूला कैसे बनेगा। जिंक कह रहा है और सल्फेट, तो जिंक के लिए अपन क्या लिखते हैं, यहां पर देखेंगे आप लोग बोलोगे सर Zn लिखा जाता है, जिंक के लिए Zn लिखा मैंने। सल्फेट के लिए मैं लिखूंगा SO4, सल्फेट के लिए मैं क्या लिखूंगा, SO4। तो जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होगा, ZnSO4। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4। लेकिन यह फॉर्मूला सही है या गलत है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इनका चार्ज देखना पड़ेगा। Zn पर चार्ज कितना होता है, जिंक कहां है, ये रहा, Zn पर 2+ चार्ज है, Zn पर चार्ज है 2+। सल्फेट पर कितना है, तो इस पर भी 2- है। जब ये दोनों चार्ज यदि बराबर हैं, दोनों चार्ज यदि बराबर हैं तो आपका फॉर्मूला सही है। यदि दोनों चार्ज बराबर नहीं है, जैसे मान लीजिए इस पर प्लस का 1 आ रहा है, इस पर माइनस के 2 आ रहे हैं, तो फिर आपको उनको चार्ज को बराबर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोग देख पाओगे कि वह फॉर्मूला सही बनेगा। तो इसमें चार्ज बराबर है तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर के लिए आप लोग क्या लिखिएगा, Cu। और सल्फेट के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, SO4। चार्ज देख लेते हैं एक बार, कॉपर पर 2+ है, SO4 पर 2- है, तो कॉपर सल्फेट का क्या होगा, आप लोग बताएंगे। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं लेड सल्फेट की, तो लेड के लिए आप लोग लिखिएगा Pb। लेड के लिए क्या लिखेंगे, Pb। सल्फेट के लिए लिखेंगे SO4, सल्फेट के लिए SO4। तो Pb लेड 2+, सल्फेट SO4 2-, तो PbSO4 2+ 2- बराबर है, सही बात है। बात कर रहे हैं अगला फॉर्मूला लेड नाइट्रेट, तो लेड के लिए आप लिखोगे Pb। लेड के लिए क्या लिखोगे आप लोग, Pb। और नाइट्रेट के लिए क्या लिखोगे, यहां पर लिखा है नाइट्रेट, नाइट्रेट के लिए आप लोग लिखते हो NO3। क्या लिखते हो, नाइट्रेट के लिए NO3। क्या यह फॉर्मूला सही है, तब आप लोग देखेंगे कि जो लेड होता है उस पर चार्ज है 2+, लेड पर चार्ज है 2+। लेड नाइट्रेट की बात करें तो क्या लिखेंगे, Pb और NO3। तो लेड पर चार्ज आपने क्या देखा, 2+ है, NO3 पर चार्ज देखा माइनस का कितना है, 1 है, NO3 पर चार्ज माइनस का 1 है। क्या यह दोनों चार्ज बराबर है,
आप लोग बताइए सर बिल्कुल नहीं है। तब आप क्या यह फॉर्मूला सही होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल गलत है फॉर्मूला, क्योंकि जब तक चार्ज बराबर नहीं होंगे तब तक फॉर्मूला सही नहीं होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब चार्ज बराबर कैसे करेंगे? तो इस वाली का नंबर जो प्लस के 2 है, NO3 का चार्ज माइनस के 1 है, तो आप एक काम करिए, इस 2 का गुणा कर दीजिए इस NO3 में और इस 1 का गुणा कर दीजिए किसमें? पीवी में। तो जब आप पीवी यानी कि लेड में 1 का गुणा करोगे तो पीवी का तो पीवी रहेगा, लेकिन NO3 में जब 2 का गुणा करोगे तो NO3 के कितने अणु हो जाएंगे? 2 अणु हो जाएंगे। तब आप लोग क्या लिखिएगा, इस NO3 का क्या करेंगे आप लोग? होल ट्वाइस करेंगे। तब लेड नाइट्रेट का सही फॉर्मूला क्या होगा? PbNO3 का होल ट्वाइस। अब इसके बाद आता है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम के लिए आप लोग क्या लिखेंगे बताइए? कैल्शियम के लिए लिखिएगा आप Ca। क्लोराइड के लिए लिखेंगे क्लोरीन, क्लोराइड बोले तो क्लोरीन, इसके लिए लिखेंगे Cl। अब आप लोग देखेंगे क्या फॉर्मूला सही है? तो चार्ज बराबर करेंगे, कैल्शियम पर चार्ज प्लस के 2, कैल्शियम पर चार्ज प्लस के 2, क्लोरीन पर चार्ज माइनस का 1, क्लोरीन पर चार्ज माइनस का 1। क्या ये दोनों चार्ज बराबर है? आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है, दोनों चार्ज बराबर नहीं है। तब आप लोग क्या करेंगे, इस पर चार्ज जो प्लस के 2 था, इस पर चार्ज माइनस का 1, कैल्शियम में गुणा करिएगा 1 का और क्लोरीन में गुणा करेंगे 2 का, तो कैल्शियम तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन क्लोरीन कितने हो जाएंगे बेटा? 2 हो जाएंगे यहाँ पर। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का सही फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं अपन कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम के लिए आप वही लिखोगे Ca, सल्फेट के लिए लिखोगे SO4। तो कैल्शियम के लिए लिखा आपने Ca, तो Ca पर चार्ज प्लस के 2, SO4 पर चार्ज माइनस के 2, तो प्लस 2 माइनस 2 फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट की। तो सिल्वर के लिए आप लोग लिखेंगे भैया Ag। सिल्वर के लिए क्या लिखिएगा आप? Ag, जिस पर चार्ज प्लस का 1। अब नाइट्रेट, नाइट्रेट के लिए आप लोग लिखिएगा NO3। अब NO3 पर चार्ज माइनस का 1, तो यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 1 चार्ज बराबर है, तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल क्या है? सही है। अब बात कर लेते हैं आयरन सल्फेट की। तो आयरन के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? आयरन यानी कि लोहा, Fe लिखिएगा, Fe। और सल्फेट के लिए लिखिएगा यहां से SO4। क्या लिखिएगा? SO4। अब आप लोग चार्ज मिलान कीजिए, Fe पर चार्ज प्लस के 3, Fe पर चार्ज प्लस के 3, SO4 पर चार्ज माइनस के 2। क्या प्लस के 3 माइनस के 2 बराबर है? आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल बराबर नहीं है। तब आप लोग क्या करेंगे, इस 2 का गुणा करोगे Fe में, तो Fe हो जाएंगे 2, Fe कितने हो जाएंगे? Fe2। क्या हो जाएगा? Fe2। और SO4 में क्या करेंगे? 3 का गुणा, तो SO4 का क्या हो जाएगा? होल थ्राइस। तब आपका यह हो जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। यह फॉर्मूला होगा आपके आयरन सल्फेट का। इसके बाद आता अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का कैसे लिखिएगा? तो एल्यूमिनियम के लिए आप लोग लिखेंगे Al, और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन के लिए लिखिएगा Cl। ठीक है, Al पर चार्ज प्लस के 3, क्लोरीन पर चार्ज माइनस का 1। क्या चार्ज बराबर है? नहीं है। एल्यूमिनियम में 1 का गुणा करेंगे, कैसे गुणा करना है? एल्यूमिनियम में 1 का गुणा तो 1 ही रह जाएगा, क्लोरीन में 3 का गुणा करेंगे तो क्लोरीन हो जाएंगे 3। तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का सही एवं सटीक फॉर्मूला होगा। क्या अब आप लोग ऐसे नाम बना पाओगे? अगर बना पाओगे तो आप लोग इन 2 चीजों के फॉर्मूला आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक तो मैं आपसे पूछूंगा, आपसे आप लोग बताइए कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बताइए। और दूसरा आप लोग बताइएगा, दूसरा आप लोग बताएंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। किसका बताइएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। देखिए कैल्शियम के लिए आप लोग लिखेंगे Ca। क्या लिखेंगे? Ca चार्ज 2+। हाइड्रोक्साइड के लिए लिखेंगे OH चार्ज माइनस का 1। जैसे इसको लिखेंगे तो Ca लिखेंगे और OH में लिखेंगे Ca पर चार्ज प्लस के 2 है, OH पर चार्ज माइनस के 1 है, बराबर नहीं है, तो इनको चार्ज को क्या करना है आपको? बराबर। ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम लिखेंगे सल्फेट। एल्यूमिनियम के लिए लिखिएगा Al, सल्फेट के लिए लिखिए SO4। और इन दोनों को लिख करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। तो ये थी अपनी क्या फॉर्मूला निर्माण। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। अब अपन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब अपन सीखेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। क्या सीखेंगे? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। चलिए चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। इनको संतुलित करने के लिए एक तो अपने पास ट्रिक है, एक अपन अपना दिमाग लगा करके उस चीज को सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। समझते हैं। सबसे पहले अपन इसको ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि इस पर आप कौन सी ऐसी ट्रिक है जिस पर अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन इस चीज को समझने से पहले आप लोग मेरी दो बातें सुनिएगा कि भाई सबसे पहली बात तो यही आती है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित ही क्यों किया जाए। रासायनिक समीकरणों को यानी कि जो केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं, जो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हैं 4 एग्जांपल्स, इनको संतुलित करना आवश्यक ही क्यों होता है, जरूरत क्या है इनको संतुलित करने की। तो देखिए एक नियम होता है, उस नियम की यदि अपन बात करें तो वह नियम, उस नियम का नाम है, उस नियम का क्या नाम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसका नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, इसके बारे में यदि मैं आपसे बोलूं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक बात बताता है, और वो बात क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है आपसे, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। कहने का मतलब ना तो, जैसे मान लीजिए आप किन्हीं दो पदार्थों को जोड़ रहे हो, जैसे मैंने कहा मैंने इस मार्कर को इस कैप को जोड़ा, तो इसका जो कुल द्रव्यमान होगा, मार्कर का जो कुल द्रव्यमान होगा वो इस लिखने वाले हिस्से का और इस कैप का टोटल ऐड करके वजन जो होगा वही होगा। अगर मैं बोल रहा हूं इस टोटल मार्कर का वजन यदि 10 ग्राम है, कितना ग्राम है, 10 ग्राम, तो इनको चाहे तो मैं तोड़ने पर भी 10 ग्राम रहेगा और इनको जोड़ने पर भी क्या रहेगा, 10 ग्राम ही रहेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। इतनी बात समझ में आई। तो कौन से नियम के आधार पर रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, तो वह होता है अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप लोग बताइएगा बेटा कि जो रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है, वह संतुलित करने की जो विधि होती है, उस विधि यानी कि जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, तब आप लोग बोलिएगा, तब आप लोग बोलेंगे सर उस प्रोसेस का नाम होता है हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि है, कौन सी प्रोसेस है, तो आप लोग बोलेंगे हिट एंड ट्रायल विधि है। इस हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। इस हिट एंड ट्रायल विधि में क्या किया जाता है, तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा किया जाता है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है उसका क्या कहते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा किया जाता है। चलिए समझते हैं। अब इन दोनों चीजों को आप लोग याद रखिएगा। अगर नियम पूछे तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, अगर विधि पूछे तो हिट एंड ट्रायल विधि है। चलिए अब इस चीज को समझते हैं। यहां पर अगर अपन देखें तो मैं इन चीजों को दो भागों में बांट देता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एरो के पीछे जो भी चीजें दी होती हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि अभिकारक होते हैं या क्रियाकारक जिन्हें अपन कहते हैं, और एरो के बाद में जो चीजें दी हुई होती हैं उनको अपन क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थों को अपन क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। तो अपन एक साइड लिखेंगे अभिकारकों को, एक साइड लिखेंगे क्रियाफलों को, और अभिकारकों को और क्रियाफलों को इन दोनों की संख्याओं को अपन क्या करेंगे, बराबर करने का प्रयास करेंगे। बराबर कैसे करेंगे भैया, तो उसके लिए अपन को करना कुछ नहीं है, यहां पर अपन देखेंगे। देखिए इसको करने के लिए अपन को थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है और उसी के आधार पर अपन उसको क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए समझिए, यहां पर यदि मैं बात करूं इसमें H अलग है और NO3 अलग है। यहां पर कैल्शियम है एक और एक HOH है, यहां पर कैल्शियम है और NO3 है, यहां पर H है और ऑक्सीजन है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा, समझिएगा, आप लोग बैलेंस करिए। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, एक है, यहां पर हाइड्रोजन दो है, यहां पर हाइड्रोजन दो है, यहां पर हाइड्रोजन एक है, यहां पर हाइड्रोजन एक, यहां पर हाइड्रोजन दो। तब आप लोग क्या करिएगा, दूसरी बात, या फिर तो बैलेंस नहीं है। अगले यहां पर NO3 कितना है, एक है, NO3 एक, नाइट्रेट का समूह कितना है, एक है, यहां पर NO3 कितनी है लाला, दो है, कितने बेटा, दो है। तो आप लोग क्या करिएगा, इस NO3 को दो बनाइएगा, क्या बनाइएगा, दो। तब आपको ऐसे नहीं करना है कि यहां से आपको कोष्टक लगा के इसके नीचे दो लगा देना है, गलत, फॉर्मूला गलत हो जाएगा, सूत्र गलत हो जाएगा, सूत्र गलत नहीं करना है। अब इसको ही दो बनाना है तो इसके आगे अपन कितना लगा देंगे, दो, इसके आगे अपन कितना लगा देंगे बेटा, दो। तो जैसे ही आपने यहां पर दो लगाया तो NO3 दो हो गए और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, दो हो गए। तो NO3 तो सही बात है भैया, दो हो गए यहां पर, ठीक है, और हाइड्रोजन भी दो हो गए। यहां पर कैल्शियम देखिएगा, कैल्शियम कितना है, एक, यहां पर भी कैल्शियम सी कितना है, एक ही है, दोनों बैलेंस है, कैल्शियम भी बैलेंस हो गया और NO3 भी यहां पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन टोटल कितने है, देखिए दो हाइड्रोजन ए रहे
और 2 हाइड्रोजन नहीं रहे। ये जो 2 है ना, ये 2, यह 2 जो नीचे लगा है कोष्टक के बाहर, वह 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी होगा और वह 2 इस हाइड्रोजन के लिए भी होगा। तो हाइड्रोजन भी 2 है इसमें और ऑक्सीजन भी कितनी है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है, तो 2 2 कितने हो, 4। और इस 2 हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए 2 दूने कितने करने पड़ेंगे, 4। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ से ऑक्सीजन ये भी कितने हो गए, 2। तो ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई, यानी कि इस आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको संतुलित कर दिया है, आपने इस इक्वेशन को